अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग मेथड्स के 51 एमसीक्यू से लेकर 100 तक हम आज डिस्कस करेंगे। पहला हमारा सवाल है, टीचिंग स्किल्स आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर। जो टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग एक महारत है, यानी पढ़ाना एक महारत है। और ये किस लिए हेल्पफुल होती है? रूटीन टास्क जो हमने डेली के टास्क करने होते हैं उसमें मददगार होती है। क्लास के अंदर टेस्ट लेना हो तो उसके लिए टीचिंग ठीक है। डिजायर्ड लर्निंग करवानी हो कि बच्चों को क्या करवाना है, कौन सी उनके लिए जो है वो लर्निंग करवानी जरूरी है, उसमें मदद देती है। ये सेल्फ लर्निंग के अंदर हेल्प करती है। तो टीचिंग जो स्किल है, टीचिंग स्किल ये हमारी डिजायर्ड लर्निंग के लिए होती है कि एक उस्ताद बच्चे को कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन से मकासद, क्या सिखाना चाहता है, वो टीचिंग स्किल हमें, यानी मिसाल के तौर पे मुझे बच्चों को चैप्टर 1 पढ़ाना है अपनी बुक का, और मुझे अब डिजायर्ड लर्निंग मेरी क्या है, चैप्टर, अब मुझे ऐसे पढ़ाना है कि मैं चैप्टर 1 को उनको जो है समझा सकूं। तो इन डिजायर्ड लर्निंग के लिए टीचिंग इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो हम जो चाहते होते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टीचिंग स्किल? टीचिंग स्किल के अंदर कौन सी चीज शामिल है? एकेडमिक नॉलेज, प्रेजेंटेशन स्टाइल, न्यूमरेसी, जेडपीटी। हर टर्म अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो टीचिंग स्किल है ना, इसके अंदर उस्ताद की प्रेजेंटेशन शामिल होती है। टीचिंग बेसिकली क्या है? उस्ताद के कंटेंट को डिलीवर करना, कंटेंट को बच्चों को समझाना। तो प्रेजेंट करना, कितने बेहतरीन तरीके से उस्ताद प्रेजेंट करता है, यही तो उसकी महारत है, उस्ताद की यही स्किल है कि वो एक कंटेंट को वो इस तरह प्रेजेंट करता है कि बच्चों को समझ आ जाती है। तो प्रेजेंटेशन स्टाइल इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द यूज मेथड इन एजुकेशन इन द पाकिस्तान कंटेक्स्ट? पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट मेथड्स हैं, इनको इस्तेमाल करने के अंदर कौन सा हमारे पास डिसएडवांटेज है? मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट वे से बच्चों को पढ़ाऊँ, या यूज मेथड लर्निंग टू डू बाय डूइंग बच्चों को करवाऊँ। तो लर्निंग टू डू बाय डूइंग के हर काम परफॉर्म करके किया जाए, तो क्या रुकावट, क्या है, हर्डल क्या है कि जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाते पाकिस्तान के अंदर? तो मेमोरी रिटेंशन के, बच्चों की मेमोरी रिटेंशन का मसला आता है, कम्प्लेक्सिटी रिमूवर के, बच्चों की मुश्किलात को दूर करने में, या ये एक्सपेंसिव है, ये कंसंट्रेशन डेवलपर। तो देखिए, हमारे जब हम लर्निंग टू डू बाय डूइंग करवानी है तो हमें उसके लिए छोटी क्लास का होना जरूरी है, फिर उसके लिए हमें अपरेटर्स, टाइम और इन चीज़ों का होना जरूरी है। पाकिस्तानी कंटेक्ट जहाँ पे हम अपनी जीडीपी का बिलो 1% पे आ चुके हुए हैं, यानी अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें से हम जो है वो पौना रुपया, 0.8 हम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं इसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। ऐसे में कहाँ हम क्वालिटी और कहाँ हम इन चीज़ों को जो है ना वो, और सारी तरजीहात जो गवर्नमेंट की हैं वो यही हैं कि अब कैसे इनको प्राइवेटाइज करें, कैसे इनको हम आउटसोर्स करें इन स्कूलों को, कैसे हमारे अखराजात कम से कम हो, कैसे जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं या उनको हम कमर्शियल इस्तेमाल कर सकें कि अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें। यानी वो एजुकेशन को किसी न किसी जैसे बाकी सारे सेक्टर जो हैं वो रेवेन्यू जनरेशन के सबब हैं, तो वो इसमें से एजुकेशन और हेल्थ में से भी इसको कट लगा रहे हैं ताकि ये भी जो है वो हमारे लिए कमाई का जरिए ही हो, लेकिन इसके ऊपर हमें एक्सपेंस ना करना पड़े। तो ये एक्सपेंसेस है। सिर्फ एक ही इदारा है जिसको ये चाहते हैं कि वो कमा के ना दे, हालांकि वो कमाता है, और वो इदारा जो कमाता है उसके ऊपर ये लोग जो है वो स्पेंड करी जा रहे हैं, अपनी मर्जी का बजट वो देते हैं। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट हैं उन सबको तो उन्होंने चालान बुक के दी हुई है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जो कमा ना रहा हो, सिवाय एजुकेशन और हेल्थ की। और इसको भी अब वो यही कोशिश है उनकी कि किसी तरह यहाँ से भी जो है वो कमाई का जरिया बन जाए और हमें कुछ देना ना पड़े। उसके बाद है, teachers should present information to the students clearly and in an interesting way and relate this new information of the thing student। कि जब टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना है तो इतने बेहतरीन तरीके से, इंटरेस्टिंग, दिलचस्पी के साथ पढ़ाए, और जो नई इंफॉर्मेशन उसको किसके साथ रिलेट करे, उसको जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं उसके साथ जो है वो उनको रिलेट करे, जो जिन चीज़ों को, यानी जब भी आप पढ़ा रहे हो तो बजाय एक नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस, पहले आप ये देखें कि जो आपने प्रीवियस पढ़ाया है या प्रीवियस जो बच्चे जानते हैं उनके साथ जो न्यू टॉपिक है उसका इंटरलिंक करें, तमहीर बांध के लेके आए, ताकि बच्चे जो है ना वो उस चीज के साथ फ्लेक्सिबल और समझें कि ये चीज हम कर लेंगे। तो ऑलरेडी जो नो है, बच्चे जो जानते हैं उसके मुताबिक टीचर्स को जो है वो नया पढ़ाना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग इज लेस एम्फोसाइज्ड। जो टीचर ट्रेनिंग के कौन सा मेथड्स है
जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर, एक्टिविटी, टीचर सेंटर। अब जो टीचर सेंटर मेथड है, इसके अंदर टीचर डोमिनेंट होता है और टीचर जो स्टूडेंट पैसिव होते हैं। टीचर जब अब ऐसे मेथड में ज़्यादा जो टीचिंग मेथड की ज़रूरत तो वहाँ होती है जब बच्चों को संभालना हो। अब जहाँ पे आपने बच्चों को सिर्फ झाड़ना है आके लेक्चर, आपने जस्ट बोलना है, बच्चों ने खामोश होके सुनना है, तो ये वाला मेथड टीचर सेंटर्ड करिकुलम हुआ। और टीचर सेंटर्ड करिकुलम के अंदर जहाँ पे उस्ताद का रोल होता है, वहाँ पे कोई ट्रेनिंग की जरूरत कोई नहीं है बच्चों की, तो जो उस्ताद ने कहना है कि ये कर लो वो कर लेना है बच्चों ने। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। Which trait and procedure is most often given by children as the reason for not liking the teacher? कौन सी वजह होती है कि बच्चे जो कहते हैं कि हमें अपना टीचर पसंद नहीं है? इरिटेबल है, बैड टेम्परामेंट के उस्ताद जो है वो बड़ा इरिटेबल है और उसका हौसला बहुत कम होता है, इग्नोरेंस, सब्जेक्ट उसको नहीं आता होता, अनरीजनेबल डिमांड, बड़ी अजीब अजीब डिमांडें करता है, या अनफेयरनेस एंड फेवरेटिज्म। जी, जो चीज सबसे ज्यादा बच्चों को बुरी लगती है ना, वो यही चीज है कि अनफेयरनेस। जब बच्चों के जहन के अंदर आ जाए, आजकल आ भी जाता है कि उस्ताद जो है फलां को अच्छा समझता है और फलां को अच्छा नहीं समझता। फलां को नंबर इस बुनियाद पे मिल रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ हों, हमारे कॉलेजेस हों, हर कहीं ये इशू है इस वक्त करंट। जहाँ जहाँ उस्ताद के हाथ के अंदर नंबर है ना, यानी बोर्ड के एग्जाम के अलावा, जहाँ पे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज बीएस लेवल पे जहाँ पे उस्ताद के पास नंबर हैं, वहाँ सबसे बड़ा बच्चों का शिकवा यही होता है कि उस्ताद जो है वो फेवरेटिज्म का शिकार है। उस्ताद फलां को नंबर अच्छे देता है, फलां को कम। उस्ताद इंसाफ नहीं करता, मेरे साथ उसका रवैया और है, फलां के साथ उसका रवैया और है। तो ये चीज बच्चों को सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, अनफेयरेबल और फेवरेटिज्म जो है। Which teacher wants student to learn and student actual learning is called? What teachers want student to learn? उस्ताद क्या चाहता है बच्चों को क्या पढ़ाए और स्टूडेंट एक्चुअल लर्निंग ये क्या कहलाएगी? ये बेसिकली एनालिसिस, ये इंस्ट्रक्शन कहलाएगी कि जिसके अंदर स्टूडेंट क्या टीचर क्या पढ़ाना चाहता है और बच्चे क्या लर्न करते हैं। इंस्ट्रक्शन का वर्ड ना, टीचिंग टीचिंग है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये सिमिलर किस्म के वर्ड है, लेकिन इंस्ट्रक्शन वर्ड ना पेडागोजी के ज्यादा करीब है। टीचिंग के अंदर तो एक ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर हो गया, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये एक पेडागोजी के, कि इसके अंदर आप बच्चे को, जैसे पेडागोजी के तस्वुरात को, थ्योरीज को मद्देनजर रख के आप उनको पढ़ा रहे हैं, यानी आप उनको गाइड कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके ऊपर नॉलेज नहीं झाड़ रहे हैं, बल्कि आप उनको ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आप उनको साथ के साथ लेके चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो टीचर चाहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, और जो एक्चुअल लर्निंग होती है, इसको हम इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस? साइंस पढ़ाने के लिए जो सबसे जबरदस्त मेथड है वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। ठीक है, साइंस पढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, कि मतलब जिसके अंदर उस्ताद पहले क्लासरूम के अंदर कोई काम परफॉर्म करता है और फिर उसके बाद जो है वो बच्चे जो है वो इसको उसको करते हैं। ठीक है, तो सूटेबल मेथड टीचिंग ऑफ साइंस के लिए ये वाला लिया जाता है। अच्छा, अब जो कि जो है ना वो प्रोजेक्ट मेथड है, ये भी इसी के रिलेटेड ही है, लेकिन एक बात, ये जो टीचिंग ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है ना, ये जस्ट यूज ही साइंस के लिए होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट मेथड किसी भी तरह के और एक्टिविटी के भी अंदर भी आ सकता है, कि कोई उस्ताद बच्चों के जिम्मे कोई काम जिम्मे लगाता है कि आपने ये काम करके आना है, बच्चे उसके लिए डिफरेंट तरह से उस्ताद से हेल्प लिए, अपने दोस्तों से हेल्प लिए, उस काम को करके आते हैं। ओ इट मे बी पॉसिबल कि वो साइंस का प्रोजेक्ट ना हो, वो कोई सी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो, कोई ऐसी चीज हो, तो या आप दोनों भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे नजदीक जो है इसका डिमॉन्स्ट्रेशन की फुल जो ताल्लुक है ना, वो इसके साथ है, साइंस के साथ है, यानी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन वर्ड आएगा, उसका ताल्लुक साइंस का कोई चीज परफॉर्म करके दिखाना है। तो बाकी प्रोजेक्ट मेथड भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक ऐसे काम के लिए जिसके बच्चे के जिम्मे काम लगा दी जाता है और वो उसको खुद अपने सेल्फ लर्निंग के साथ, सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ वो खुद बच्चा जो है वो करके आता है। तो बी ऑप्शन इससे करेक्ट होगा। टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग आर कॉल्ड, जो टीचर सेंटर्ड मेथड है इसे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं, यानी एक रवायती तरीका के उस्ताद ने पढ़ा दिया है, बच्चों से सुन लिया है, ना कोई एक्टिविटीज हैं, ना इसमें कॉपरेशन करना, कोई डेमोक्रेटिक बिहेवियर देखा जा रहा है, बस उस्ताद पढ़ा देता है, ट्रेडिशनल मेथड इसे बोलेंगे। स्टूडेंट आर ओनली लिसनर, कॉपियर एंड पैसिव इन, इसी ट्रेडिशनल मेथड के अंदर
यानी टीचर सेंटर मेथड के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं ये लिसनर होते हैं, कॉपी करते हैं, जैसा उस्ताद कहता है वैसा कर लेते हैं, खामोश होकर बैठे होते हैं, पैसिव होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। इफ स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग लेसन, अगर बच्चा लेसन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो इफेक्टिव टीचर को क्या करना चाहिए? अपने लेसन को चेंज कर देना चाहिए, लीव क्लासरूम, क्लासरूम पनिश करना चाहिए, चेंज टीचिंग मेथड। तो अगर जो है वो बच्चे लेसन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो अच्छे टीचर को चाहिए कि वो अपने टीचिंग मेथड को चेंज करें। देखिए कि बच्चे इस तरीके से नहीं समझ रहे हैं तो किसी और तरीके से उनको समझा कर देखा जाए, ठीक है, ना कि वो सबक भी छोड़ दे, क्लास भी छोड़ दे, बच्चों को पीटना शुरू कर दे। ओरल स्पीकिंग एंड शोइंग, इसका ताल्लुक यही डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ है कि जहां आप मुंह बोलते भी हैं और साथ में वो चीज शोइंग करके भी दिखाते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड इज आल्सो कॉल्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, इसको हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। यानी उस्ताद जहाँ पे जो है ना वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे मौजूद होता है, बच्चे लर्न करते हैं, उस्ताद से पूछ लेते हैं, उस्ताद उनको गाइड करता रहता है, गाहे बगाए उनको डायरेक्शन देता रहता है कि ये कर लें वो कर लें, लेकिन उस्ताद जो है वो उनको पढ़ा नहीं रहा, मतलब टीचिंग में टीचर सेंटर मेथड से नहीं पढ़ा रहा उस्ताद। द ओनली सोर्स नहीं है, ओनली वे नहीं है कि बच्चों की लर्निंग का, बच्चे लर्न कर रहे हैं, उस्ताद उनके दरमियान में मौजूद है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको सीधे रास्ते पे लेके आने के लिए, उनके गलत कंसेप्ट को ठीक करने के लिए, लेकिन वो बच्चे अपने आप की अपनी जस्तजू के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ वो काम कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन होगी। टीवी इज एन एड, टीवी जो है ना इसके अंदर हम देखते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन हम इससे बात नहीं करते, तो ये ऑडियो विजुअल एड है। टीवी के हम उसके अंदर देख रहे हैं, टू वे नहीं होता, जब हम भी बात करते तो टीवी हमारी बातें सुनता। टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू किक बॉल, ये जो किक बॉल को किक करना, इट मीन कि ये वाली साइकोमोटर डोमेन है, कि जिसमें हम जिस्मानी अज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टांग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये साइकोमोटर होगी। एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, ठीक है, टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसे हम बोलते हैं टीचिंग। अच्छा, इस तरह एक ना पोलो फिरारे जो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है ना, वो ये कहता है कि फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू अ नेक्स्ट जनरेशन। इसका आंसर जनरल देखा जाए तो यही वाली है, फ्रॉम अ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये हमारी टीचिंग की एजुकेशन की डेफिनेशन। लेकिन जो पोलो फिरारी है उसकी डेफिनेशन है कि फ्रॉम अ फ्यू पर्सन ऑफ द सोसाइटी टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये उसने एजुकेशन की डेफिनेशन दी हुई है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, देख लीजिएगा, लेकिन मेरे नज़दीक जो एक जनरल आंसर है वो ये वाला ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसके अंदर फोकस यही होता है कि आपको वोकैबुलरी सिखाई जाए, आपको ग्रामर के रूल्स बताए जाए, तो ये वाला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड ही है, कोई इस तरह ये लैंग्वेज टीचिंग मेथड है, इसमें लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, तो ठीक है, इससे वोकैबुलरी पढ़ाना और इस तरह बाकी ग्रामर के रूल सिखाना, तो कोई लैंग्वेज सिखाना तो लैंग्वेज टीचिंग मेथड को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलते हैं। मैक्रो लेसन प्लान इज यूज्ड इन, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। मैक्रो होता है कि जिसके अंदर यानी 30 से 35 35 से 45 तक की क्लास हो, 35 से 45 तक मिनट हो, और यानी लंबी क्लास को लंबे टाइम तक, लंबे पीरियड में, यानी एक साल 2 साल के टारगेट के साथ इस तरह पढ़ाना, तो मैक्रो लेसन प्लान होगा। तो ये इंटायर एकेडमिक पूरे साल के, मैक्रो से मतलब यहाँ बड़ा है, तो मैक्रो लेसन प्लान, ये बड़ा लेसन प्लान जो कि एक साल के लिए पूरे एकेडमिक कैलेंडर होगा, एकेडमिक ईयर के लिए होगा, उसे हम मैक्रो लेसन प्लान कहते हैं, माइक्रो नहीं कहेंगे, मैक्रो, ठीक है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज स्किल, ठीक है। अच्छा, टीचिंग की ना बारे में बड़ी बात है, टीचिंग आर्ट भी है, टीचिंग स्किल भी है, टीचिंग साइंस भी है। तो टीचिंग सबटल इंस्ट्रक्शन इंटरेक्शन, अभी अब टीचिंग आर्ट है और स्किल भी है, और इस बच्चों का आपस के इन साथ यानी टीचर स्टूडेंट का आपस का इंटरेक्शन भी होता है। डिफिकल्ट टू डिस्कवर, मुश्किल है डिस्कवर करना, मे एक्सर्ट अ पोटेंट इन्फ्लुएंस अबाउट अपॉन द डिग्री, वो भी है कि वो उसके ऊपर एक खास जो है वो असर रखता है उस डिग्री के ऊपर। तो ये सक्सेस, रिसर्च, इफेक्टिवनेस, ये फेलियर क्या होगा? तो इसका आंसर है इफेक्टिवनेस। जहाँ टीचर्स का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, टीचर स्टूडेंट्स की कम्प्लेक्सिटीज को कम करने की कोशिश करेगा, तो इसको हम बोलते हैं कि ये इफेक्टिवनेस है, कि इफेक्टिव वे है कि इस तरह करके पढ़ाया जाए। तो जहाँ पे इस तरह की बात होगी, इंटरेक्शन की बात हो रही होगी, डिफिकल्टी को कम करने की और आसान बनाने की बात हो रही होगी, तो इफेक्टिवनेस आंसर इसका होगा। ड्यूरिंग द लेट टेस्ट वर डेवलप, ये ना फ्रांसिस ने ये जो था, फ्रांसिस गाल्टन ने डिफरेंट इंडिविजुअल टेस्ट जो है वो बनाए थे बच्चों की एबिलिटीज को चेक करने के लिए, उनकी सच स्प्रेड मूवमेंट, सेंसेशन और रिएक्शन टाइम वगैरह।
तो ये 18th सेंचुरी की बात है, ठीक है। ये सारे इंटेलिजेंस टेक्स्ट भी ऐसे 18th सेंचुरी के अंदर, जैसे 1905 के अंदर इसके बने। ये तो 19th सेंचुरी है, नहीं वो 18th सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी थी। 18, खैर 1800 है। 1800 से 1900 तक जो है वो 19th सेंचुरी चलेगी, और 19 से 20 तक। अब हम 21वीं सेंचुरी में है ना, तो यानी 20 से ऊपर 21वीं की तरफ जा रहे हैं, तो 18th सेंचुरी है। A teacher is involved in such an activity, he can identify clearly with what is taking place. Anyone outside the action has comprehending what is taking place. उस्ताद क्लास के अंदर मौजूद है, और वहां पे जो कुछ हो रहा है उस्ताद को सारी उसकी पहचान है, और सब कुछ का उस्ताद पता है। लेकिन अगर कोई क्लास में बहस से कुछ होता है ना, तो उसमें उस्ताद को पता नहीं होता, या उसको टाइम लगता है उस चीज को समझने में। तो ये बहस से क्या होती है, बहस से क्या चीज होगी समझने में, बहस को अप्रोच करे, बहस से कोई कन्वीनियंस आसानी मिले, बहस से कोई क्वालिटी मिले, बहस से कोई डिफिकल्टी। तो अगर बहस आउटसाइड द एक्शन है डिफिकल्टी, को बहस से कोई डिफिकल्टी होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये जो डिफिकल्टी कंपेयर व्हाट इज टेकिंग, क्या हो रहा है। अगर बैच को डिफिकल्टी होगी तो वो उसको समझने में, टैकल करने के अंदर कुछ टाइम लगेगा। मैक्रो लेसन प्लान इज, ये सेमिनार अगर आप करवा रहे हैं, वर्कशॉप करवा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस, ये सारे मैक्रो लेसन प्लान होंगे, ठीक है, बड़े लेवल। अब वहां पे आप देखिए 35 से 45 मिनट वहां पे होंगे, और एक अच्छा खासा कंटेंट हमें वहां पे डिलीवर करना होगा, तो ये मैक्रो लेसन प्लान के अंदर आएंगे। Which of the following is more likely to be characteristics of ineffective? इन कौन सी जो है वो अच्छे उस्ताद की खूबियां नहीं है। इनफेक्टिव टीचर कौन होगा? एम्फसाइज ऑन स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस करता है। एम्फसाइज अपॉन द कंट्रोल ऑफ द इमीडिएट सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है उसके ऊपर बड़ा रोक दबदबे से थोड़ा ही कंट्रोल असर करता है। रिफ्यूजल टू हेल्प द स्टूडेंट अंटिल दे हैव हेल्प देमसेल्फ, उस्ताद बच्चों की हेल्प नहीं करता जब तक कि वो खुद ना कर लें काम कुछ। डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, के वो क्लास के अंदर जो है डिफरेंट वे से साथ बच्चों को पढ़ाता है, तो ये इनफेक्टिव वे है, तो ये इनफेक्टिव बात नहीं है। जो इफेक्टिव इनइफेक्टिव बात है वो यही है कि एक उस्ताद क्लास के ऊपर एक अपना कंट्रोल रखता है। यानी पेडागोजी कहती है कि अगर आप अवर कंट्रोल हैं अपनी क्लास को किया हो, तो आप अच्छे टीचर नहीं हैं। अगर आप किसी भी सिचुएशन के अंदर कहीं पे भी एक बच्चों के ऊपर रोक झाड़ते हैं, उनको बोलने नहीं देते, उनको सन्नाटा आप क्लास के अंदर पसंद है, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं है। सेट इंडक्शन शुड टेक प्लेस, इंडक्शन से मतलब होता है स्टार्ट करना। तो जब आप लेक्चर देने लगे, तो लेक्चर स्टार्ट करने के लिए आपको, यानी कि लेक्चर को स्टार्ट के लिए आप कितना टाइम चाहिए होगा, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन करवाना उस टॉपिक का, कितने 10 से 15 मिनट का टाइम, 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का टाइम बेस्ट है कि क्लास के अंदर एक लेक्चर को स्टार्ट करवाने के लिए, उसको एक प्रॉपर बताने के लिए कि आज हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन और सारा कुछ। टीचिंग स्किल इज द, अब देखिए टीचिंग स्किल आर्ट भी है, टीचिंग स्किल एप्टीट्यूड भी है। मेरे नजदीक इसका आंसर ए और डी दोनों ठीक है। हम वैसे टीचिंग स्किल इज एन आर्ट, टीचिंग इज अ साइंस, वो बात करते हैं, ठीक है। लेकिन टीचर स्किल बेसिकली एक एप्टीट्यूड है कि एक टीचर की क्या सलाहियत है, और बच्चों के अंदर वो क्या सलाहियत फ्यूचर के हवाले से डेवलप करता है। तो इसके दोनों आंसर भी कर सकते हैं, बाकी आर्ट्स लगा ले तो ठीक है। When planning lesson for a multi-grading school, what should teacher prioritize? जब आप ना मल्टी ग्रेड टीचिंग कहते हैं कि एक ही क्लासरूम के अंदर डिफरेंट क्लासेस को पढ़ाना, यानी एक टाइम के अंदर डिफरेंट। जैसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर थे ना, तो अब दो दो टीचर होते थे वहां पे, और जब एक टीचर रह गया, एक टीचर छुट्टी होती था ना, दूसरा टीचर क्या करता था कि सारी क्लासेस को ना इकट्ठा कर लेता, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सबको व्हाइट बोर्ड सबके सामने रख दिया, एक को पढ़ाया फिर दूसरी तीसरी। या सम टाइम जो उनकी कॉमन मुश्तरक चीजें होती थी ना, फॉर एग्जाम्पल हमने टेबल पढ़ाने हैं, तो टेबल पांचवी वालों ने भी पढ़ने हैं, टेबल दूसरी वालों ने भी पढ़ने हैं, तो उनको टेबल जो है ना सभी को पढ़ा दिए। यानी एक ही टाइम के अंदर डिफरेंट क्लासेस को एक ही टीचर हैंडल कर रहा हो, तो ये मल्टी ग्रेड। तो इसके अंदर क्या है कि तमाम जो बच्चे हैं उनको एक ही मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाया जाए। इंडिविजुअल लर्निंग नीड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो बात तो असल यही है कि पेडागोजी तो कहता है पढ़ाना है ही यही, कि जब आप बच्चों के इंडिविजुअल लर्निंग नीड और इंटरेस्ट को समझेंगे, तो बी ऑप्शन इससे करेक्ट होगा। सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड का सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, ह्यूरिस्टिक मेथड इन्वेस्टिगेट करना है, और इसके लिए जो सूटेबल लगेगा ना, वो ये लर्निंग टू डू बाय डूइंग लगेगा। ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर के हम जो है वो
यानी ये बड़ा कहता है कि काम कोई परफॉर्म करके किया जाए। The project method is based on the law of thinking, teaching, learning, interest and attention. प्रोजेक्ट मेथड जो है ना, इसका ताल्लुक लर्निंग के साथ होगा कि हम अ, बच्चों से लर्निंग करवा रहे हैं और किस तरह की लर्निंग करवाते हैं और किस तरह बच्चे लर्न करके आते हैं, तो ये इसको हम लर्निंग के अंदर काउंट करेंगे। अल्टरनेटिव आपको कोऑपरेटिव का मुतबादल क्या है, मुखालफत क्या है, यानी उसका मुख्तलिफ क्या है। कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चों को साथ मिलजुल के पढ़ाना और उनको मिलजुल के पढ़ने का वादी करना और कम्पिटिटिव सिनेरियो के बच्चों के साथ मुकाबलाबाजी करना कि किसी की मदद न करे अपना अपना, तो ये वाली चीज जो है इसका उलट हो जाएगा कोऑपरेटिव से। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज, पहला स्टेप क्या है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर, प्रोविजन ऑफ सिचुएशन, कि उस्ताद जो है वो बच्चों को सिचुएशन देता है ना, प्रोजेक्ट देता है, काम देता है कि करना क्या है। तो पहला काम तो ये है कि उस्ताद बच्चों को काम जो ऑब्जेक्टिव है, जो चीज अचीव करने के बच्चों के जिम्मे लगाता है, तो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन जो है वो पहला होगा। फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव को देखेंगे अदर चीजें। लेक्चर मेथड इज नॉट ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल तो है, लेस एक्सपेंसिव ये भी ठीक है, टाइम सेविंग ये भी ठीक है, स्टूडेंट बेस्ड ये नहीं है। टीचर सेंटर मेथड स्टूडेंट बेस्ड नहीं है, इसके अंदर स्टूडेंट तो वो बेचारे पैसे होते हैं, उस्ताद हावी होता है, तो स्टूडेंट बेस्ड नहीं है। टीचिंग स्किल आर डेवलप्ड, टीचिंग स्किल टाइम के साथ एक्सपीरियंस प्रैक्टिस, ये बात ठीक है। टीचिंग स्किल जो है जिंदगी है, किसी भी टाइम भी लगता है बेहतर करने में, एक्सपीरियंस भी लगता है, प्रैक्टिस भी होती है, सारी बातें इसके अंदर आती हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है उसकी खासियत क्या है, कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ऑल ऑफ दिस। एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट इंटरेस्ट को भी हम देखते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट भी होती है, प्रैक्टिकल वर्क भी, ये भी ठीक है, सारे इसके डी ऑप्शन करेक्ट होगा। करिकुलम हेल्प द एजुकेशन टू अचीव, करिकुलम का मकसद क्या होता है कि एजुकेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के अंदर मदद करे, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। विलियम किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, वाज स्टूडेंट था, ये जॉन डेवी का स्टूडेंट था, जॉन डेवी का स्टूडेंट था, और इसने किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग दिया था। ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन द ऑडियंस इज ऑलवेज मोर अटेंटिव इन द, तो ऑडियंस किस चीज के अंदर ज्यादा अटेंशन ले रहे होते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, बिगनिंग के अंदर, यानी जब एक बंदा लेक्चर स्टार्ट कर रहा है टीचर, तो शुरू के अंदर बच्चों का इंटरेस्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट कम होता जाता है। मल्टी ग्रेड टीचिंग, एक ही क्लास को जो है वो डिफरेंट ग्रेड स्टूडेंट सेम पीरियड, एक ही टाइम के अंदर बहुत से बच्चों को पढ़ाना चाहिए आपको। चिल्ड, ये कौन सा इसका आंसर होगा, डिफरेंट ग्रेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, हाँ ये वाला ठीक है। चिल्ड्रन आर बर्न विद द एबिलिटी टू लर्न, तो लैंग्वेज सीखने की ना ये खुदादार सलाहियत है कि हर बंदा लैंग्वेज सीख जाता है। Which of the following is true about ecological validity? Ecological ये की validity से मुराद ये है कि हम लर्निंग के अंदर हमारे माहौल को देखना। Applicability of finding to the real world, कि हम चीज़ों इकोलॉजिकल यानी हम चीज़ों को ऐसे पढ़ाएं कि हमारी वो रियल वर्ल्ड के मुताबिक रखती हो। All laboratory experiments have no ecological validity, गलत है। How much a study method resemble real life situation? स्टडी मेथड जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कैसे मैच करता है, तो इसके भी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, पहले वाला भी और ये सी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। कि इकोलॉजिकल वैलिडिटी वो है कि जिसके अंदर हमारे, अच्छा ये वैसे ये वाला ठीक है, ज्यादा वैलिडिटी का लफ्ज आया ना, वैलिडिटी के अंदर हम तो किसी चीज की एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं, तो ये वाले तो चलो एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंड रियल वर्ड के साथ मुताबिकत हो, लेकिन मोस्ट सूटेबल ये बनेगा कि हाउ मच स्टडी मेथड इज, कौन सा स्टडी मेथड रियल लाइफ सिचुएशन कितना वैलिड है, यानी मैं पढ़ा साइंस रहा हूँ और लगा मैं लेक्चर मेथड के साथ खड़ा हूँ, तो ये वैलिड नहीं होगा, तो ये इकोलॉजिकल वैलिडिटी नहीं होगी, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, ठीक है, प्रोसीडेड इन सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, अकम्प्लिश इन रियल लाइफ, ये भी ठीक है, इट इज टीचर सेंटर एक्टिविटी नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो, 35 से 45 मिनट मैक्रो का होता है। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो बेसिकली एक स्किल ओरिएंटेड टीचिंग है, जिसके अंदर कि क्लास के अंदर आना कैसे है, क्लास के टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, बच्चों को असेस कैसे करना है, क्लास के अंदर किस तरह जो उसका जवाब किस तरह देने हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो स्किल ओरिएंटेड जो है वो आएगा इसका माइक्रो टीचिंग। विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग जो है यहाँ मिलजुल के पढ़ाई हो रही होती है, तो यहाँ इंडिविजुअल भी है और ग्रुप सारे जो है ना वो इसके लिए
जिम्मेदार हैं, सबसे अकाउंटेबिलिटी, यानी कि कोई इसमें जो उसके अंदर शामिल है सारे जिम्मे सबसे पूछा जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म, वो जो उसकी थ्योरी थी सिग्मंड फ्रॉइड की, इन्वॉल्व एट्रीब्यूटिंग वंस अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग टू अनदर पर्सन। जब आप ना अपने जो इन्वॉल्व एट्रीब्यूटिंग वन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग टू अनदर पर्सन, किसी और के ऊपर डाल देना, किसी और के अपने थॉट्स को किसी और के ऊपर फिट कर देना, किसी और के ऊपर इल्जाम लगा देना, किसी और की तरफ बात कर देना। तो ये वाली जो थी प्रोजेक्शन है। क्या है? प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो अपनी गलती मानने के बजाय हम उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ है। तो ये वाला प्रोजेक्शन मेथड होगा। तो ये जो बाकी टर्म्स हैं, रिप्रेशन, दबा देना, यानी उसको कहीं बोंगा सा बन जाना और अपने थॉट्स को दबा देना। रिग्रेशन जो है वो किसी मसला को पेश आया तो इमेच्योर सा बिहेवियर शो करना, जैसे उसको तो परवाह ही कोई नहीं है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी किसी और के ऊपर जो है वो थोप देना, और किसी और जो बंदा एक माड़ा बंदा है उसके ऊपर इल्जाम लगा देना, खुद निकल जाना। While teaching in the classroom, any work that involve two or more student is a form of, जहाँ दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो मिलकर काम कर रहे होंगे तो ये कोलैबोरेशन ऑफ वर्क होगा, कोलैबोरेशन ऑफ वर्क होगा। In it is a process intended for learning by including a behavioral change in the taught। behavioral change के लिए हम कौन सी चीज करते हैं? टीचिंग करते हैं। टीचिंग का लर्निंग चेंज बिहेवियर, ठीक है। और प्रोसेस इंटेंडेड टू लर्निंग बाय इंडिकेट, अब लर्निंग की वजह से तो हमारा चेंज होता है, और क्या चीज वो उसको चेंज करने का सबब बन रही होती है, वो टीचिंग है। टीचिंग होगा, एजुकेशन होगा। लर्निंग चेंज इन बिहेवियर, और चेंज बिहेवियर करता कौन है? उस्ताद करता है। एजुकेशन भी तो करती है। चलिए इसका आंसर जो है वो टीचिंग देख लें, और देखिएगा कि इसका क्या एजुकेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता। विच टीवी चैनल, ये 2020 के अंदर टेली स्कूल जो है ना, ये टीवी चैनल बनाया गया था। अ टीचर मीटिंग ए स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम शुड, तो पहली दफा आए तो स्टार्ट टीचिंग विदाउट कैरिंग केयरिंग, तो गलत बात है। शुरू में अपने अपने रैपो डेवलप करें। रिपोर्ट इन द विद द क्लास, ये होना चाहिए, लेकिन इतनी जरूर गिव अ ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द होल सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को बताया कि मेरा ये सब्जेक्ट है और मैं हम इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। ये दोनों आप बी और सी दोनों कर लें कि उस्ताद को बच्चों के साथ अपना जो गैप है खत्म करना है, रेपो बिल्ड करनी है, एक असर रखना है बच्चों के ऊपर, और साथ के अंदर जो है उस्ताद को अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी डिटेल के अंदर कराना चाहिए। लास्ट टू क्वेश्चन है, विजुअलाइजेशन एंड द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैन नॉट इंक्रीज। इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर जो है विजुअलाइजेशन कैसे इंक्रीज नहीं होगा? इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन से, रिटेंशन, अडेप्टेशन, स्ट्रेस और बोर्डम से ना हम बच्चों का जो लर्निंग बेहतर नहीं करवा सकेंगे, अगर वो परेशान हो गए, बोरियत फील करे होंगे। बाकी सारे मेथड हेल्पफुल हैं। रिसर्च हैव शोन दैट cooperative learning technique are planning the application, help to promote positive relation, preparing the work guide। अब ये कौन सा होगा? रिसर्च हैज शोन दैट cooperative learning technique are, तो cooperative learning technique जो है रिसर्च के अंदर प्लानिंग एप्लीकेशन, ठीक है। हेल्प टू प्रमोट पॉजिटिव रेस रिलेशन, चलिए ये भी ठीक। इसका भी सभी आंसर डी करने करेक्ट, कि जो रिसर्च है कॉपरेटिव लर्निंग के अंदर वो सारी चीजें वो बच्चों को जो है वो अ, बच्चों गाइड भी करते हैं, बच्चों के पॉजिटिव रेस रिलेशनशिप देखते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये हमारे इसके 100 क्वेश्चन हो गए। मैंने कंटेंट कल ही शेयर कर दिया था। तो अभी मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, फौरी ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ी सी इंग्लिश और उसका देखते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। एक दफा एंड करके दोबारा ज्वाइन कर लें।